हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल में। इस वीडियो में हम लोग सीवीटी और रेडियो एंट्रेंस के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हिंदी में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य साधारण संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शंस हैं 2, 20, 10, 50। सामान्य साधारण संस्था में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, कुछ सीमित, कुछ शेष असीमित, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा सदस्यों का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस देय ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में कोई साझेदार यदि फर्म को ऋण देता है तो उस पर देय ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ऑप्शन है 6%, 4%, 8%, 10%। तो यहाँ पे 6% का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पूंजी के अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार, बराबर बराबर, इनमें से सभी। तो लाभ हानि का बंटवारा हमेशा साझेदारी संलेख के अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साझेदारी संलेख के भाव में साझेदारों में लाभ हानि अनुपात होगा पूंजी के अनुपात में, किसी भी अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर लाभ हानि का बंटवारा अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो वहाँ पे समान अनुपात में होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। साझेदारों के चालू खाते का शेष सदैव होता है नाम शेष, जमा शेष और वो दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो चालू खाता या करेंट खाते का शेष जो होता है हमेशा नाम शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी, इसलिए दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक साझेदार के चालू खाते का डेबिट सेट दिखाया जाता है। एक साझेदार है, उसके चालू खाते के डेबिट सेट को दिखाया जाएगा पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर, चिट्ठे में दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, चिट्ठे की संपत्तियों में। तो उसे हम हमेशा चिट्ठे की संपत्तियों में दिखाएंगे। नेक्स्ट है, साझेदारी का पंजीयन कराना है अनिवार्य, ऐच्छिक, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी का पंजीयन कराना ऐच्छिक है। नेक्स्ट आते हैं। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। 1932, 1956, 1947, 1952। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ आपका 1932 में। जब साझेदारों के पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी गणना सामान्यतः की जाती है औसत पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, आरंभिक पूंजी पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब भी उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो हमेशा उनको उनकी आरंभिक पूंजी पर दिया जाएगा। किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है फर्म की पूंजी में, अंशदान के अनुपात में, व्यवसाय में उनके द्वारा लगाए गए अपने समय के अनुपात में, प्रत्येक साझेदार द्वारा विक्रय के अनुपात में, समान अनुपात में। तो लाभों का बंटवारा अगर कोई भी समझौता नहीं है तो हमेशा समान अनुपात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी साझेदार द्वारा अवकाश लिए जाने पर उसके भाग की ख्याति की राशि धनी की जाती है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, अवकाश लेने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाते में, किसी भी साझेदार के पूंजी खाते में नहीं। तो अवकाश लिए जाने पर उसकी ख्याति की राशि अवकाश लेने वाले साझेदारों की पूंजी खाते में धनी की जाएगी। संपत्तियों अथवा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन होने पर लाभ हानि साझेदारों में वितरित किया जाता है समान अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि साझेदारों में वितरित किया जाएगा उनके लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट पे आते हैं। लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है
नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर, साझेदार के प्रवेश और अवकाश दोनों समय, इनमें से कोई नहीं। लाभ प्राप्ति अनुपात हमेशा साझेदारों के अवकाश ग्रहण पे किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ पर कौन सा खाता धनी या क्रेडिट किया जाता है? अवकाश ग्रहण करने पर संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभों को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? अवकाश लेने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, शेष बचे हुए साझेदार के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, उपरोक्त में से किसी नहीं, कोई नहीं। तो संपत्ति दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर सभी साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC फर्म में बराबर के साझेदार हैं, उनके जीवन में प्रत्येक का पृथक पृथक 30,000 का बीमा करा रखा है। सी की मृत्यु हो गई, उस दिन प्रत्येक पॉलिसी का समर्पण मूल्य 3,000 था। सी को देय कुल राशि होगी। ठीक है, ABC बराबर के साझेदार हैं, ठीक है, और उस दिन प्रत्येक पॉलिसी का समर्पण मूल्य 3,000 रुपये था। ठीक है, उन्होंने पृथक पृथक 30,000 का बीमा करा रखा है। ठीक है, तो अगर उनकी डेथ होती है तो उनसे पूरा 30,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्म के विघटन की स्थितियां हो सकती हैं 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 4 का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी साझेदार के अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाने पर फर्म का विघटन होता है। अनिवार्य विघटन, सूचना द्वारा विघटन, न्यायालय द्वारा विघटन, ठहराव द्वारा विघटन। तो अगर कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो वहाँ पे अनिवार्य विघटन होता है। फर्म का विघटन हो जाता है यदि सामान्य साझेदार की दशा में साझेदारों की संख्या हो जाती है 5, 10, 51, 49। तो फर्म का विघटन हो जाएगा यदि साझेदारों की संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए। किसी साझेदार में दिवालिया हो जाने पर फर्म का विघटन कहलाता है। अनिवार्य विघटन, न्यायालय द्वारा विघटन, आकस्मिक घटना के घटित होने पर विघटन, सूचना द्वारा विघटन। तो कोई अगर दिवालिया हो जाता है तो वहाँ पे न्यायालय अनिवार्य विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्नर बनाम मर्रे के नियम लागू होने पर वसूली खाते की हानि बांटेंगे। प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, अंतिम पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, किसी में नहीं। तो गार्नर वर्सेस मर्रे में वसूली खाते की हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा। वसूली खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वस्तुगत खाता, वस्तुगत एवं व्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो वसूली खाता बेसिकली वस्तुगत खाता है, रियल अकाउंट है। नेक्स्ट आते हैं। फर्म में एक साझेदार की दुर्घटना मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप साझेदारी का समापन होगा। फर्म में साझेदारी दोनों का समापन होगा। फर्म का समापन होगा, न साझेदारी न ही फर्म का समापन होगा। ये दुर्घटना या मृत्यु होती है तो वहाँ पे फर्म का साझेदारी का समापन होगा, फर्म का समापन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक साझेदारी फर्म में अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, किसी एक साझेदार के दिवालिया होने पर, किसी एक के छोड़कर सभी साझेदारों को दिवालिया हो जाने पर, किसी साझेदार के फर्म में अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, फर्म का समापन कब होगा? ठीक है, तो किसी भी साझेदार को दिवालिया हो जाने पर फर्म का समापन हो जाता है।